Hello, student. Good morning. Uh, Now, today we are going to learn the theme 3 chapter. The part is the third century crisis. इस चैप्टर में हम लोग थर्ड सेंचुरी क्राइसिस यानी 2 से लेके 3 सेंचुरी बीसी के में बीसी नॉट बीसी दैट इज सीई एडी जिसको बोलते हैं, इसमें अब रोमन के लिए क्राइसिस बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि ये 230 के बाद जो है उनको बहुत सारे युद्ध करने पड़ रहे थे और भी वो समस्याएं इनके साथ आ रही थी। इससे पहले का जो सेंचुरी रहा है फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में, इसमें काफ़ी सारा पीस रहा है और बहुत शांति रही रोमन पूरे एम्पायर में। बट जैसे ही 230 का समय आया, एक ईस्ट की तरफ से और ये एक नया एक कन्फ्रंटेशन शुरू हो रहा था। ईरानी ईरानी जिसको पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं, जिसको ससैनियंस, जो अपने को ससैनियंस कहते थे, ये लोग बहुत ही एग्रेसिव थे और ये आगे बढ़ रहे थे रोमन एम्पायर की तरफ अपने एरिया टेरिटरी को और एक्सपांड करने के लिए। और ये 225 की बात है। कॉल देमसेल्फ द ससानियंस एंड विद इन जस्ट 15 ईयर्स, और सिर्फ 15 साल में ही इन्होंने यूफ्रेटस जो नदी है आपका इराक में, जिसको मेसोपोटामिया का एक फेमस रिवर्स भी बोला जाता है, वहाँ तक ये बढ़ के चले गए। इन्हें फेमस यहाँ पे एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, यानी पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है। पहले के राजा या जो भी इस तरह के एम्पायर्स थे, वो अपने बारे में या उस समय की कंडीशंस के बारे में पत्थरों पे लिखवा के दीवार में कहीं लगा देते थे। आज के समय में भी होता है जहाँ कहाँ, जैसे आप कोई नया घर बनाता है तो मार्बल पे अपना नाम या ईयर या समथिंग कुछ लिखवा के उस पर दीवारों पे या गेट पे लगा देते हैं। बट जो रूलर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टेड वे में लिखते थे। जैसे आप अभी किसी हिस्टोरिकल प्लेस आगरा या फिर किसी और मंदिर या दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे, तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो रॉक का एक स्क्रिप्ट, एक पत्थर पे लिखा हुआ पूरा डिटेल रहेगा कि इसको किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बना, कितने समय में बना, किस लिए बनवाया, वट जो भी उससे पूरा डिटेल। और उस डिटेल से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मॉन्यूमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। साफुर बंद था। द इरानियन रूलर, एक इरानियन रूलर का क्लेम ही हैड इनहैंस्ड द रोमन आर्मी। उसने लिखवाया है पत्थरों पे कि 60,000 आर्मी को उसने कैप्चर कर लिया, हरा दिया। और उसके बाद एंटियोक जो रोमन का कैपिटल था, वहां तक उसने कैप्चर कर लिया। मीनवाइल होल सीरीज ऑफ जर्मनी ट्राइब्स, इसके अलावा जर्मनी के साइड से भी जो कुछ ट्राइब्स लोग थे वो भी रोमन एम्पायर को चुनौती दे रहे थे। German tribes and the tribal confederation, mostly notable the Alemanni and the Franks and the Gauls, began to move against the Rhine and Danube frontier. यहाँ तक रोमन एम्पायर का ये फ्रंट था और यहाँ तक ये दूसरे ट्राइब्स वाले भी अपने अपनी तरफ से पहुंच रहे थे। और एंड द होल पीरियड फ्रॉम 233 टू 280, इतने साल में, सो नियरली 47 ईयर्स में, रिपीटेड इन्वेजन ऑफ ए होल लाइन ऑफ प्रोविंसेस, यानी जितना भी इनका जो बाउंड्री था रोमन एम्पायर का, चारों तरफ से बार बार हमले हो रहे थे और अलग अलग लोग, कहीं से ईरानियन कर रहे थे, कहीं से जर्मन ट्राइब्स कर रहे थे, कहीं से फ्रैंक ट्राइब्स कर रहे थे, दूसरे दूसरे जिनके जिनके बॉर्डर पे जो लगता था वो करते थे। और प्रोविंसेस दैट स्प्रेड ब्लैक सी टू एल्प्स एंड साउदर्न जर्मनी, जो इनका इलाका ब्लैक सी जो रोमन एम्पायर का, एंड द अल्प्स पर्वत जो पहाड़ है वहां तक, और साउदर्न जर्मनी तक जो फैला हुआ था। The Romans were forced to abandon much of the territory, और इतने ज़्यादा हमले हो रहे थे चारों तरफ से कि रोमन एम्पायर को अपने टेरिटरी यानी इलाके को कम करते जा रहे थे, यानी उनका जो टेरिटरी वो कम होता जा रहा था। इन द फील्ड अगेंस्ट व्हाट रोमन्स कॉल्ड बारबेरियंस, और बाकी जो लोग रोमन्स नहीं थे, यानी जो भी हमला करते थे इनके ऊपर, उनको ये लोग बारबेरियंस कहते थे, बारबेरियंस। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्पायर, और इससे ये अंदाजा लगता है कि 47 ईयर्स का जो समय रहा है, इसमें लगातार 25 एम्पायर चेंज हुए हैं। यानी सबको, एक एम्पायर फेल हुआ, उसको हटा के दूसरा लाया गया, दूसरे को हटा के तीसरा लाया गया,
इस 47 ईयर्स में नियरली 25 एम्पायर्स चेंज किए गए, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हमले उनको झेलते होंगे, उन्होंने झेला होगा। सक्सेन इन एन ऑब्वियस सिस्टम ऑफ स्ट्रेंज फेस्ड बाय द एम्पायर इन दिस पीरियड, और ये सबसे रोमन एम्पायर का सबसे कठिन समय था। ये तो हो गई कि उनकी जो कंडीशन क्यों खराब होने लगी, 280 या थर्ड सेंचुरी, इसी को थर्ड सेंचुरी क्राइसिस भी कहते हैं। अब आते हैं कि इसमें यहाँ के जो लोग थे उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि वहाँ पे जेंडर कैसा था, लिटरेसी, जेंडर की क्या हालत थी, लिटरेसी कैसा था और कल्चर कैसा था। यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग तरीके वाइड प्रेफरेंस और न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, यानी फैमिली छोटी, यानी हस्बैंड वाइफ और जो भी बच्चे हों ये। Adults did not live with their families and it was exceptional for adult brothers to share a common household। और बच्चा जैसे ही एडल्ट होता था और उसकी शादी होने के बाद ही उसको घर से अलग कर दिया जाता था, उसको फैमिली में नहीं जोड़ा जाता था, यानी फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाता। अनदर इज स्लेव जो होते थे, यानी जो गुलाम होते थे, उनको फैमिली में और इंक्लूडेड एज अ फैमिली द रोमन्स अंडरस्टूड इट। बाय द लेट रिपब्लिक फर्स्ट सेंचुरी के बाद typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband's authority but retained full rights in the property of natal family। इसमें एक चीज़ था कि ठीक है, हस्बैंड की तो प्रॉपर्टी उस पर नहीं जाती थी वाइफ के पास, बट उस महिला का अपने बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा हुआ करता था। While the woman's dowry went to the husband for the duration of the marriage, और जो महिला को जो दहेज मिलता था वो हस्बैंड को जाता था। एंड द वोमेन रिमेन्ड ए प्राइमरी हायर ऑफ हर फादर, और महिला जो है वो एक तरह से मुख्य अपने पिता की वारिस हुआ करती थी। became an independent property owner on her father's death, और जैसे ही उसके पिता की डेथ होती थी, यानी जिस महिला के पिता की डेथ होती थी उस की प्रॉपर्टी अपने आप उसके बेटी को मिल जाती थी। Thus Roman women enjoyed considerable, महिला को बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई थी। Married couple was not be financially entitled but to, and the wife enjoyed complete legal independence। Divorce was relatively, तलाक जो थे बहुत ही आसान थे, वो एक छोटी सी नोटिस देकर हस्बैंड और वाइफ अलग हो सकते थे। Divorce was that easy and no notice or intent to dissolve the marriage by the husband or wife, दोनों में से कोई भी आसानी से इस विवाह को खत्म कर सकता था। On the other hand, whereas males married in their late 20s or late 30s, वो महिलाओं पुरुषों की जो शादी होती थी वो लगभग 30 साल के, यानी 20 के बाद और 30 साल की उम्र तक में शादी होती थी, बट उस समय की लड़कियों की शादी थोड़ी जल्दी हो जाती थी, इसलिए उस समय जो मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ में जो एज का जो गैप था वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। मैरिज वर जनरली अरेंज, उस समय की मैरिज जनरली अरेंज होती थी, यानी माता पिता तय करते थे। एंड देयर इज नो डाउट द वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड। अगस्टीन जो एक एम्पायर रहा था, ग्रेट कैथोलिक के समय द ग्रेट कैथोलिक बिशप था, यानी बिशप का मतलब होता है पादरी, जो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा धर्मगुरु भी कह सकते हैं। वो स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन नॉर्थ अफ्रीका, टेल्स अस दैट वाज मदर वाज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर। वो नॉर्थ अफ्रीका में भी बहुत समय तक रहा, वहाँ उन्होंने जो देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा कि फादर जो है, जिसका फादर है उसकी मदर को वो काफ़ी रेगुलर पीटते थे। एंड द मोस्ट वाइफ्स द स्मॉल टाउन वेयर ही ग्रू अप विद सिमिलर bruises to so finally fathers have substantial legal control over their children। fathers का जो कुछ legal control था children के ऊपर, that is sometimes to a shocking degree, for example a legal power of life, यानी ऐसा भी था कि बाप जो है मारते मारते किसी बच्चे की जान भी ले सकता था, बट उसके लिए कुछ नहीं होता था। इसमें एक कंडीशन दिया है, लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रंस, यानी जिस बच्चे को जन्म नहीं चाहते थे, अगर उस बच्चे का जन्म हो गया तो उस बच्चे को वो सब मारने के लिए जाड़े में बाहर कहीं छोड़ देते थे। अब आते हैं कि लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं, एवरेज थी। द रेट्स ऑफ कवर्ज लिटरेसी वर वेरिड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। अलग अलग एम्पायर के अलग अलग हिस्से में लिटरेसी का रेट भी अलग था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पोम्पेई शहर का, विच 79 में एक वोल्केनिक एरप्शन हुआ था, यानी एक ज्वालामुखी फटा था। इस ज्वालामुखी के लावे में यह पूरा शहर जो है वो डूब गया, यानी
दब गया। और इस एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे बता देते हैं कि पोम्पेई के नाम से एक मूवी भी है। अगर उस समय की डिटेल्स को आप देखना चाहें तो 1.5 घंटे की मूवी है, उसमें आप देख सकते हैं, हॉलीवुड की है। देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड cause literacy. Walls on the remain remains of Pompeii carried out advertisements, क्योंकि जो बाद में खुदाई हुई लावा को हटाया गया और शहर को फिर से वापस रिस्टोर किया गया, उसमें दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिली है, एडवर्टाइजमेंट किया हुआ मिला है। बाय कंट्रास्ट इन इजिप्ट, अब चलते हैं रोमन के अलग हिस्से में, इजिप्ट में वेयर हंड्रेड्स ऑफ पेपरी सर्वाइव, जो पेपर पे लिखे हुए चीज़ें बची रह गई थी वो मिले हैं। Most formal documents which such contracts were usually written by the professional scribes, और ये एक प्रोफेशनल यानी अच्छे लिखने वाले लोग ने इसको पेपर पे लिखा था। and they often tells us that X or Y is unable to read and write, but even where literacy was certainly more widespread in certain categories such as soldiers, army officer and state managers, यानी जो आर्मी में या फिर आर्मी ऑफिसर्स होते थे या फिर स्टेट मैनेजर्स होते थे, उसमें पढ़ने लिखने की जो एवरेज था वो बाकी लोगों से ज़्यादा था। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा कल्चरल डाइवर्सिटी में इसके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही।